तो कैसे हो आप सभी? तो धन्य एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो कल अपनी आधुनिक काल परसों अपन ने आधुनिक काल की जो भूमिका थी वो पढ़ी थी और कल अपन ने भारतेंदु काल की जो भूमिका वो पढ़ी थी। उसमें आज अपने हैं पहले कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र है ना, यहाँ पे आपकी एक समस्या उत्पन्न होती है। क्या समस्या उत्पन्न होती है? क्योंकि आपके भारतेंदु काल के अंदर जो कवि है ना, वो सारे एक तरफ है और आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र एक तरफ है। कोई दिक्कत नहीं है, कितने ही बड़े हैं, लेकिन अपन तो पढ़ेंगे। देखो, तो शुरुआत करते हैं अपने भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखो इनका जन्म है ना, वो रीतिकाल वाला सिस्टम हट गया अब, है ना। वो उसमें बस जन्म, गुरु, फलाना, माता पिता, वो नहीं है अब इसमें, है ना। इनका जन्म 1850 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में काशी में इनका जन्म हुआ। देखो इनके ये जो थे ना, ये कौन से संप्रदाय में दीक्षित थे आपको पता है? कौन से संप्रदाय में दीक्षित थे? इनके पिता का क्या नाम था? तो ये ना वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। कौन से संप्रदाय में? वल्लभ संप्रदाय में। क्वेश्चन आया हुआ है, कौन से संप्रदाय में? वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। देखो इनके पिता का नाम आता है गोपाल चंद्र गिरधरदास, है ना। गोपाल चंद्र पिता, इनके पिता का नाम भी इसी में आया, बाकी और कवियों में नहीं आएगा आपके, क्योंकि इनके पिता भी थे गोपाल चंद्र, हाँ गोपाल चंद्र क्या है, गोपाल चंद्र गिरधरदास। देखो ये गिरधरदास नाम से ना रचनाएं लिखते थे। क्या लिखते थे? रचनाएं। तो गिरधरदास इनका उपनाम हो गया, गिरधरदास इनका उपनाम हो गया। इनके पिता का एक नाटक था, नहुस नाटक। कौन सा नाटक था? नहुस नाटक। देखो इस नहुस नाटक में ना, इस नहुस नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने मौलिक नाटक, सबसे पहला मौलिक नाटक माना। भारतेंदु काल का सबसे पहला मौलिक नाटक माना। मौलिक नाटक, वो भी कौन सा? पहला मौलिक नाटक माना। मौलिक नाटक, मौलिक नाटक जो मूल अपने जो कवि है, कवि की जो दिमाग की उपज है, वो होता है मौलिक। जो उसकी स्व अनुभूति के आधार पर लिखा गया, उसकी स्वयं की जो अनुभूति है उसके आधार पर लिखा गया, उसके दिमाग की उपज है, वो होता है। इसमें क्या होता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के दो प्रकार के नाटक आते हैं। एक तो आपके अनुदित नाटक, अनु यानी पीछे, उदित यानी उदय, जो बाद में जोड़े गए हो। जैसे इन्होंने क्या, ये उर्दू में लिखते थे। उर्दू में किस नाम से? रसा उपनाम से ये रचनाएं लिखते थे। किस नाम से? उर्दू में लिखते थे, उर्दू में रसा उपनाम से, रसा नाम से ये उर्दू में रचनाएं लिखते थे। तो क्या हुआ, इनके जो पहले जो नाटक, जो रचनाएं थी, वो सब पहले उर्दू की थी। तो वो उर्दू की जो नाटक, जो रचनाएं थी ना, उनको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। इसीलिए जो इनके दो नाटक मिलते हैं, वो जो हिंदी में ट्रांसलेट किए गए उनको तो अनुदित नाटक, और एक इनके आते हैं मौलिक नाटक, जो इनकी उपज है, इनके दिमाग की उपज है, इन्होंने खुद के स्वानुभूति के आधार पर लिखे। इसीलिए इनके दो प्रकार के नाटक आ जाते हैं। तो इनके पिता का नाटक है एक नहुस नाटक, जिसको इन्होंने इनका पहला मौलिक नाटक माना। और इसके अलावा इनकी एक और बात आती है कि इनकी खड़ी बोली की एक रचना आती है। खड़ी बोली की जो भाषा है, खड़ी बोली भाषा में, उसमें इनकी एक रचना आती है फूलों का गुच्छा। उसका टाइम आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। और उसके अलावा इनके एक और खड़ी बोली में एक रचना आती है फूलों का गुच्छा। उसके अलावा एक और आती है, इनकी दो रचनाएं आती है, लेकिन जो प्रसिद्ध रचना है वो है फूलों का गुच्छा। तो देखो खड़ी बोली में इनकी एक रचना आती है, खड़ी बोली की, जो कि बहुत बार पूछ ली गई है। खड़ी बोली की रचना है फूलों का गुच्छा। बहुत प्रसिद्ध नाटक रचना है इनकी फूलों का गुच्छा। इसको टाइम आपने तो नहीं बताया, मैं बता देती हूँ। 1882 ईस्वी इसका टाइम है। देखो मैंने बोला था ना आपको कि
आपको लग रहा होगा कि बहुत कम लिखवा रही है, लेकिन रीतिकाल के अंदर, भक्ति काल के अंदर इतना ही था। लेकिन अब यहाँ से आपका टाइम स्टार्ट होता है, आपका भी टाइम स्टार्ट होता है और कवियों का भी टाइम स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, जितने भी कवि हैं इनके अपन देखेंगे, इनकी 17 नाटक है, 17 में नाटक है, जिसके अंदर इनके 8 आपके अनुदित नाटक मिल जाएंगे, 9 आपको इनके मौलिक नाटक मिलेंगे। उनका टाइम भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इनके अलावा इनके दूसरे उपन्यास हुए, रच ग्रंथ हुए, इतिहास ग्रंथ हुए, ये ऐसे बहुत सारे करके इनके जो वो हो जाते। देखो अब ये तो इनकी सामान्य जानकारी। अब आके बात करते हैं अपन। देखो इनका जन्म हो गया आपके 1850 ईस्वी काशी के अंदर हुआ था, और इनके ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, और इनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास। देखो इनके पिता का नाटक था एक नहुस नाटक, जिन्होंने इनका ये मौलिक नाटक माना, पहला मौलिक नाटक। और इसके बाद इनकी ये उर्दू में किस नाम से रचनाएं लिखते थे, तो रसा उपनाम से ये उर्दू में रचनाएं लिखते थे। और इनकी खड़ी बोली की एक रचना है फूलों का गुच्छा, जिसका टाइम 1882 ईस्वी। ये बहुत ही फेमस रचना है इनकी। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं, इनका पत्र पत्रिकाओं के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान या अद्वितीय योगदान था। किसके क्षेत्र में, पत्र पत्रिकाओं के क्षेत्र में, पत्र पत्रिकाओं के क्षेत्र में। क्षेत्र में अद्वितीय, अद्वितीय यानी जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय योगदान। इनका जो पहली जो इनकी जो मिलती है, इनका पहला पत्र मिलता है या पत्रिका मिलती है, वो मिलती है कवि वचन। कौन सी मिलती है, कवि वचन, जिसका टाइम आ जाता है आपके 1868 ईस्वी। इनकी पहली मैं लिख देती हूँ एक बार, कवि वचन है ना, पत्रिका की बात कर रहे हैं अपन, कवि वचन, जिसका टाइम आ जाता है 1868 ईस्वी। देखो इनके टाइम में जो ये 68 जो सन है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सन है, क्योंकि मैंने कहा था ना आपको कल के शुक्ल ने इनका टाइम माना था 1868 ईस्वी, इसीलिए इनका टाइम आता। इनकी ज़्यादातर रचनाएं भी आपके 1868 ईस्वी में आएंगी। इनकी जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो 1868 ईस्वी से है। इसके अलावा और 1-2 सन है वो आपको याद रखने हैं। बाकी 1868 ईस्वी आपको बहुत ही ज़्यादा तरीके से याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये मोस्ट है इनके लिए ना। तो ये प्रकाशित कहाँ से हुई थी, ये प्रकाशित हुई थी काशी से। देखो इनकी 3 ही पत्रिकाएं थी, तीनों ही पत्रिका काशी से ही प्रकाशित हुई थी। और इसके अलावा इनकी दूसरी जो रचना में जो पत्रिका है वो है हरिश्चंद्र मैगजीन। देखो अब हरिश्चंद्र मैगजीन आते ही आपके दिमाग में एक और आएगा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, और ऑप्शन में आपको दोनों मिलेगी, हरिश्चंद्र मैगजीन। वो हरिश्चंद्र चंद्रिका के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ वो क्या थी। तो इन्होंने क्या किया, इसको ना 8 अंकों के बाद जो इनकी रचना थी ये हरिश्चंद्र मैगजीन, 8 अंकों के बाद इसका नाम बदल दिया इन्होंने। ये इसी का ही नाम है, हरिश्चंद्र चंद्रिका। 8 अंकों के बाद नाम बदलकर नाम कर दिया हरिश्चंद्र चंद्रिका। देखो ये चंद्रिका है ना, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये चंद्रिका इनकी प्रेमिका का नाम था। क्या नाम था इनकी, प्रेमिका का नाम था। तो इसी का नाम है आपके, और इसका जो टाइम मिल जाता है वो मिल जाता है आपके 1873 ईस्वी। देखो ये टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हल्के में मत रहना। जो इम्पोर्टेंट सन है वो मैं आपको वैसे ही इम्पोर्टेंट ही लिखाऊंगी, अनावश्यक कुछ भी नहीं लिखाऊंगी। जो एग्जाम में पूछे गए हैं या आने की संभावना वही टाइम मैं आपको लिखाऊंगी। तो आपको जो मैंने टाइम लिखाए हैं वो तो आपको याद करने ही है 100%। तो इनकी जो हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका है या उसी का नाम 8 अंकों के बाद में इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया, इनकी प्रेयसी या प्रेमिका के नाम पर कर दिया। 1873 इसका टाइम मिल जाता है। और इसके बाद में इनकी आती है तीसरी बाला बोधिनी या बाल बोधिनी। बाल बोधिनी भी मिल जाएगा आपको और बाला बोधिनी भी मिल जाएगा, बाला बोधिनी। और ये है ना,
बाला बोधिनी भी कर लो आप ऑप्शन में ना, याद रहे नहीं रही। देखो क्या होता है कि ये इनकी महिलाओं के ऊपर लिखी गई पहली पत्रिका है, जिसके अंदर महिला शिक्षा के ऊपर जोर दिया गया। क्या दिया गया? महिला शिक्षा के ऊपर जोर दिया गया। ये भी बहुत बार पूछ ली गई है, महिला शिक्षा या बालिका शिक्षा पर जोर दिया गया। महिला शिक्षा पर जोर दिया गया। तो एक विशेषता आपके ये भी आ जाएगी कि उस आपके भारतेंदु काल की एक विशेषता ये भी आ जाएगी कि आपके भारतेंदु काल के अंदर महिला शिक्षा पर जोर दिया गया। तो यह आगे इनकी, और इसका टाइम भी लिख लो आप, 1874 ईस्वी। 1874 ईस्वी। देखो ये हो गई इनकी पत्रिका। तो इनका पत्रिकाओं के क्षेत्र में इनका अद्वितीय योगदान था। और इनकी पहली जो पत्रिका मिलती है वो मिलती है कवि वचन, जिसका टाइम 1868 ईस्वी। काशी से तीनों ही ये काशी से प्रकाशित हुई। ये भी काशी से ही हुई है। देखो तीनों ही पत्रिका इनकी काशी से ही प्रकाशित हुई है। तो ये तो आपको एक बारी में ध्यान आ जाएगा कि काशी से ही प्रकाशित हुई है। देखो पहली आती है कवि वचन 1868 काशी से प्रकाशित। दूसरी आती है हरिश्चंद्र मैगजीन, 8 अंकों के बाद में इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। और 1873 इसका टाइम मिलता है। ये भी आपके काशी से ही प्रकाशित हुई है। इसके बाद में आ जाती है आपके बाला बोधिनी या बाल बोधिनी। इसके अंदर महिला शिक्षा के ऊपर जोर दिया गया, या यूं कहे कि महिलाओं के ऊपर लिखी गई पहली पत्रिका कौन सी है? तो आपके बाला बोधिनी भारतेंदु जी की आ जाएगी। इसका टाइम आएगा आपके 1874 ईस्वी। तो इसके बाद में आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी मैं मिटा के आगे इनकी कंटिन्यू करती हूँ। देखो अब ये हो गई इनके बारे में सामान्य सी जानकारी। और एक बात आपको और याद रखनी है कि इन्होंने 1873 ईस्वी के अंदर तदीय समाज की स्थापना की। कौन से समाज की? तदीय समाज की स्थापना की। किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और फिर अपन बात करते हैं इनके जो कथन या इनकी जो पंक्तियां हैं, पंक्तियां ये इनकी जैसे इनके निबंध हुए, उन्हीं में से जो इनकी फेमस पंक्तियां हैं वो दे रखी है ना। तो इनके कथन के ऊपर बात कर लेंगे अपन। ये इनके तीनों आपकी पत्रिकाएं हो गई, जिनमें से एक क्वेश्चन बनता है हर बार, है ना। देखो तो एक बात आपको और याद रखनी है कि इन्होंने 1873 ईस्वी के अंदर तदीय समाज की स्थापना की। कौन से समाज की? तदीय समाज की स्थापना। अब बात कर लेते हैं इनके प्रमुख कथन। देखो निज भाषा उन्नति अहे सब भाषा को मूल। इनका जो पहला कथन आ जाता वो आ जाता आपके निज भाषा उन्नति अहे। निज भाषा उन्नति अहे सब भाषा को मूल। ये इनकी आपके आ जाती है पहली पंक्ति। देखो इनकी दूसरी पंक्ति आती है अंग्रेज सब सुख साज, अंग्रेज सब सुख साज सजे अति भारी। अंग्रेज सब सुख, उस टाइम की 1857 की क्रांति चल रही थी। अंग्रेज सब सुख साज सजे, साज सजे अति भारी। देखो ऐसे ही लिखा हुआ ना, अंग्रेज सब सुख साज सजे अति भारी। इसके बाद में आपके इनकी तीसरी पंक्ति आती है आवहु सब मिल बेट रोहु भाई। आवहु सब मिल बेट रोहु भाई, भारत की दुर्दशा देखी न जाई। आवहु सब मिल
बेट रोबहू, रोबहू भाई। ये इनकी एक रचना आएगी आपके आगे। भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा देखी न जाए, भारत दुर्दशा देखी न जाए, भारत दुर्दशा देखी न जाए। देखो ये इनकी रचना है जिसका नाम है, जिसकी पंक्ति है ये ना, आहू सब मिल बेट रोहू भाई, भारत दुर्दशा देखी न जाए। तब उस टाइम क्या हुआ था, 1857 की क्रांति चल रही थी। देखो पे धन विदेश चली जात है यही अति ख्वारी, पे धन, चौथी पंक्ति आती है इनकी, पे ही धन विदेश, पे ही धन विदेश चली जात यही, पे धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी, मतलब जो भी कमाते वो भी विदेश में चला जाता है, अति ख्वारी। पे धन विदेश चली जात हैं यही अति ख्वारी। देखो और एक इनकी आती है अंग्रेज, हिंदी नई चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली। देखो ये हिंदी नई चाल में ढली, ये इनका एक निबंध है कालचक्र। अपन आगे बताऊंगी, मैं आपकी इनकी रचनाओं के बारे में बताऊंगी, तब बताऊंगी कालचक्र। हिंदी नई चाल में ढली, ये इनकी फेमस पंक्ति है ना, हिंदी नई चाल में ढली, नई चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली। देखो ये इनका निबंध आता है कालचक्र, उसी की है ये, हिंदी नई चाल में ढली, ये इनका निबंध है कालचक्र, उसी में से लिया गया है। तो ये हो गई इनकी 5 पंक्तियां या कथन। देखो निज भाषा उन्नति है सब भाषा को मूल, अंग्रेज सब सुख साज सजे अति भारी, आओ सब मिल बैठ रोहू भाई, भारत दुर्दशा देखी न जाई, पे धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी, और हिंदी नई चाल में ढली, ये इनकी फेमस पंक्ति है, इनके ही निबंध कालचक्र में से ली गई है। और अब अपन इनके बारे में, इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, मैं मिटा देती हूँ, फिर अपन बात करते हैं इनकी रचनाओं के ऊपर। इनके क्या है, आपके आधुनिक काल में ये समस्या आएगी। आधुनिक काल में अनेक गद्य विधाओं का प्रारंभ हुआ, कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, निबंध। तो आपको ना इनकी विधा याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आती है इनकी विधा में, अपन पढ़ लेते हैं उपन्यास। उपन्यास देखो, रचना तो पूछेगा नहीं पूछेगा, पर रचना की विधा कौन सी है ये पूछना। तो इनका उपन्यास आता है हमीर हट, हमीर हट। और 2 इनके इतिहास ग्रंथ मिलते हैं, 2 इनके इतिहास ग्रंथ मिलते हैं। इतिहास ग्रंथ आपको जैसे मैं लिखा रही हूँ वैसे ही आपको याद रखना है, क्योंकि विधा याद रखना बहुत जरूरी है। तो भाषा दर्पण और कश्मीर कुसुम, भाषा दर्पण, ये 2 इनके निबंध आ जाते, इतिहास ग्रंथ आ जाते हैं, भाषा दर्पण और कश्मीर कुसुम। कश्मीर भी मिल जाता है, कश्मीर भी मिल जाता है ना, तो आप कश्मीर कर लो ना, कश्मीर कुसुम, कश्मीर कुसुम। इसके बाद में 1 मिनट, कश्मीर कुसुम है ना, ये हो गए कश्मीर कुसुम। इसके बाद में आपके इनके आ जाते हैं निबंध। निबंध भी बहुत सारे हैं इनके, कुछ आप बीती, कुछ जग बीती,
कुछ आप बीती कुछ जग बीती, जयदेव, ये इनके निबंध आ जाते हैं। सूर्योदय, कालचक्र, सूर्योदय, कालचक्र, कालचक्र, और कुछ आप बीती कुछ जग बीती, कुछ जग बीती, कुछ जग बीती, ये इनके निबंध आ जाते हैं। इसके अलावा स्वर्ग में विचार करना, विचार सभा, इसके अलावा आज क्या इनके आ जाते हैं, स्वर्ग में विचार सभा, इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिए थे कि इनके जो नाटक आएंगे वो 17 नाटक, इन्होंने कुल 17 नाटक लिखे, जिनमें से इनके 8 नाटक आपके आ जाएंगे अनुदित, और इसके अलावा 9 नाटक इनके आ जाएंगे आपके मौलिक नाटक। तो देखो ये हो गए इनके जो निबंध है। और इसके अलावा जयदेव भी लिख लो आप, जयदेव, और सबे जाति गोपाल की, एक ये भी आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, सबे जाति गोपाल की, सबे जाति गोपाल के, है ना, ये आ जाते हैं इनके निगम जो निबंध है। और एक इसके अलावा आ जाता है पांचवा पैगंबर, ये भी इम्पोर्टेंट है इनका, पांचवा पैगंबर। देखो ये हो गए इनके निबंध। ये आपको विधा याद रखना बहुत जरूरी है। उपन्यास विधा में आपके इनके उपन्यास आता है हमीरहट, इसके अलावा इसके इतिहास ग्रंथ में आता है बादशाह दर्पण, कश्मीर कुसुम। निबंध आ जाता है सूर्योदय, कालचक्र, आप बीती कुछ जग बीती, और सर्ग में विचार सभा, जयदेव, और सबे जाति गोपाल की, पांचवा पैगंबर। अब अपन इनके नाटक के बारे में बात करते हैं, आगे चलते हैं इनके नाटकों के ऊपर। देखो नाटक की ना एक मैंने ट्रिक बनाई थी, वो वैसे मैंने याद किया था, वो मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी उस हिसाब से याद कर लेना, अगर नहीं लगे तो आप अपने हिसाब से याद करना, क्योंकि आप खुद अपने हिसाब से याद करोगे वो आपके लंबे समय तक याद रहेगी। और कोशिश करना कि खुद ही ट्रिक बना के याद कर लेना, क्योंकि एक एक याद रखना तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि इनके देखो 17 कितने 10-15 तो यही हो गई होगी इनकी रचना, और अब आपके 17 नाटक इनके बचते हैं। अब उनके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो इनके आपको क्वेश्चन बनेगा कि कुल कितने नाटक लिखे हैं उन्हें। कुल नाटक कितने लिखे, 17। कितने लिखे, कुल लिखे 17, जिनमें से अब अपन बात करेंगे अनुदित की। अनुदित नाटक, अनुदित नाटक में देखो मैं ट्रिक जो मैंने बनाई है वो मैं आपको बता देती हूँ। ट्रिक मैंने कैसे बनाई, देखो ट्रिक है विद्या सुंदर रत्नावली पाखंडी, विद्या रूपी रतन तो पाखंडी धन कर्पूर है। ट्रिक विद्या रूपी, ये ट्रिक तो याद तो हो जाता है पर एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कुछ ही काम की नहीं आती है वहाँ पे। विद्या रूपी रतन तो पाखंडी धन कर्पूर है। भारत की मुद्रा तो दुर्लभ बंधु है। देखो ये इधर इसको यहाँ तक ही कर लो और आगे कर लो। भारत की मुद्रा तो दुर्लभ बंधु है। क्या है, भारत की मुद्रा कैसी है, दुर्लभ बंधु है। देखो विद्या से विद्या सुंदर, विद्या से विद्या सुंदर। अभी तो ये इतनी ही समस्या नहीं है, और भी ये समस्या, इनका टाइम भी है सबका ना। और रतन, रतन से रत्नावली, रतन से क्या हो गई, रत्नावली। पाखंडी से पाखंड विडंबन, पाखंड
विडंबना, विडंबनी है। और धन से कर्पूर मंजरी, धन से धन जय विजय है ना, कर्पूर से कर्पूर मंजरी। और मुद्रा से मुद्रा राक्षस, मुद्रा से मुद्रा राक्षस। और भारत से भारत दुर्दशा ना, भारत से आपके हो जाएगी भारत दुर्दशा। और ये धन से देखो विद्या से विद्या सुंदर, और रतन से रत्नावली, पाखंडी से पाखंड विडंबना, और कर्पूर से कर्पूर मंजरी, और मुद्रा से मुद्रा राक्षस। और एक आप क्या हो जाती है दुर्लभ बंधु, एक हो जाती है आपके दुर्लभ बंधु। और इसके अलावा देखो धन से धन जय विजय, सॉरी ये लिखवाना भूल गई मैं आपको, धन से धन जय विजय, धन से धन जय विजय। देखो आप अगर इस ट्रिक से याद करोगे ना तो आपको एक एक शब्द बहुत सावधानी से याद रखना पड़ेगा। देखो इसमें यहाँ रूपी में कुछ नहीं लिखा हुआ, रूपी में कुछ नहीं लिखा हुआ। और एक ये आपके रह गई है भारत से भारत जननी, भारत से भारत जननी। देखो भारत से भारत जननी, और उसमें आपके मौलिक में आ जाएगा भारत दुर्दशा। तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है कि भारत जननी मौलिक नाटक है या अनुदित नाटक है। तो आपके भारत जननी अनुदित नाटक है और भारत दुर्दशा आपके मौलिक नाटक आएगा। देखो अब इनका जो टाइम है वो देखो, टाइम कैसे, 2 का तो आपके 68 कर लो आप, 68 1868। मैंने कहा था आपकी जो ये 1868 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका सन आ जाएगा। और फिर आपके इसके बाद में आ जाएगा 72 के बाद में आपके आ जाएगा 1872। देखो 68 1872 1873, देखो लाइन वाइज है ना, लाइन टू लाइन 73 1873। तो आपके हो जाएगा विद्या सुंदर का 1868, रत्नावली 1868, पाखंड विडंबन 1872, धन जय विजय 1873, धन जय विजय 1873। और आपके इसके बाद में आ जाएगा 77, कितना आ जाएगा 77, 1877। फिर आपके इसका आ जाएगा 1877, और आपके दुर्लभ बंधु का आ जाएगा 1880, कितना आ जाएगा 1880। 77 और 78, देखो विद्या सुंदर 1868, रत्नावली 1868, पाखंड विलंबन 1872, धन जय विजय 1873, और कर्पूर मंजरी 1868, और पाखंड विडंबन 1872, और धन जय विजय 1873, कर्पूर मंजरी 1875, और आपके दुर्लभ बंधु 1880। भारत जननी का टाइम आ जाएगा आपके 1877 ईस्वी, और मुद्रा राक्षस का आपके टाइम आ जाएगा 1878 ईस्वी। भारत जननी का टाइम आ जाएगा आपके 1877 ईस्वी, और मुद्रा राक्षस आ जाएगा आपके 1878 ईस्वी। देखो 68 72 73 75 और 77 78 80 क्या है, 68 72 77 75 77 और 73 75 77 78 80, ऐसे आपको याद रखना है ना। विद्या रूपी रतन तो पाखंडी धन कर्पूर है, भारत की मुद्रा तो दुर्लभ बंधु है। भारत की मुद्रा कैसी है, दुर्लभ बंधु। विद्या से विद्या सुंदर, रतन से रत्नावली, पाखंडी से पाखंड विडंबन, धन से धन जय विजय, कर्पूर से कर्पूर मंजरी, भारत से भारत जननी, और मुद्रा से मुद्रा राक्षस, और दुर्लभ बंधु से दुर्लभ बंधु। देखो ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 इनके अनुदित नाटक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर अपन पढ़ेंगे इनके मौलिक नाटक। मिटा देती हूँ मैं। रतन तो पाखंडी धन कर्पूर है, विद्या रूपी रतन तो पाखंडी धन कर्पूर है। विद्या से विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, कर्पूर मंजरी, धन जय विजय। देखो ऐसे मतलब लोड लेके नहीं, आपको बिल्कुल आसान तरीके से याद रखनी है। और शायद आपने क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि भारतेंदु खुद मैंने आपको कहा था कि भारतेंदु काल में जो भारतेंदु के जो अन्य कवि है वो सारे एक तरफ है, और आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र एक तरफ है। इसीलिए
मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी और अपन क्लास को ना 2 भागों में कर लेती हूँ, जिससे आपको भी मतलब सा अच्छे से रहेगा, आपके भी अच्छा काम रहेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा ये याद एकदम से तो हो नहीं स रहे। और एकदम अगर मैं आपको अनुदित लिखा दूँगी और मौलिक भी साथ में लिखा दूँगी तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसीलिए क्लास आज पढ़ा देती हूँ, आधा कल पढ़ा देते हैं, और इसी के साथ में कल मिलते हैं अपन वापस भारतेंदु जी के साथ में भाग 2। ओके, धन्यवाद।